अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबिया इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायोरैप। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो स्टूडेंट जिन्हें लग रहा था कि बायो इन्फॉर्मेटिक एक ड्राई सब्जेक्ट है, एक रफ सब्जेक्ट है, एक बोर सब्जेक्ट है, आज से हम बायो इन्फॉर्मेटिक को एक नए अंदाज में पढ़ेंगे कि हमें बायो इन्फॉर्मेटिक से प्यार होने लगे। आज से हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये उन स्टूडेंट की हेल्प करेगा जिन्हें ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट लगता है, जिन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करना पड़े। तो सबसे पहला जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एम्स क्या हैं, डिफरेंट मेजर टास्क हैं, वो कैसे हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए। अब उन्होंने कहा है कि डिफरेंट टूल जो आप यूज कर रहे हैं इसके टास्क को परफॉर्म करने के लिए उनकी एग्जाम्पल दें और हमें इसके एम के बारे में बताएं और ये बताएं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स होती क्या। तो बायो इन्फॉर्मेटिक इजी वर्डिंग में मैं कहूँ तो जो नेचर ने जितना हमें बायोलॉजिकल डाटा दिया हुआ है, ह्यूमंस हैं, बैक्टीरिया हैं, आर्किया हैं, फंजाई है, एल्गी है, थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है, उनका जितना भी बायोलॉजिकल डाटा है उसे कोड करना बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काम। उसे स्टोर करना, उसे एनालाइज करने में हमारी हेल्प करना, उसे रिट्राइव करने में हमारी हेल्प करना। फर्ज करें हमारे पास हमने एक डीएनए है। आपको पता है दुनिया में बहुत सारे जानदार हैं जो अपना जेनेटिक मटेरियल रखते हैं। अब सबके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना, मैनुअली लिखना, वो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज वाला काम था। ठीक, और फिर उन्हें रिट्राइव करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्टीज वाला काम था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो फील्ड है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है कि जो कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इन डिसिप्लिन्स को यूज करते हुए हमारे पास जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन थी बेसिकली हम उसे कोड करते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 की लैंग्वेज को सिर्फ अंडरस्टैंड करता है। तो इसी फार्मूले को देखते हुए हम अपने जो कंप्यूटर है उसमें डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो बनाते हैं ताकि हम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को इजीली स्टोर कर सकें और जब कभी हमें उसकी जरूरत हो तो उसे एनालाइज करना, उसे रिट्राइव करना आसान हो सके। Bioinformatics is an interdisciplinary field that utilizes computer science, math, biology, statistics, information technology to manage and analyze the large scale of biological data. अब क्या होता है कि ये जो हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक है ना, ये ट्रीट कैसे करता है। अब ये कोड कर लेगा तो इससे क्या होगा, अब ये ना डीएनए की सीक्वेंस को, प्रोटीन के सीक्वेंस को एज अ कोड के तौर पे लो लेता है। वही जो मैंने बताया था कि ये 0 1 की लैंग्वेज में हमारा जो कंप्यूटर है वो काम कर रहा होता है। अब जब हम कोई भी डीएनए के सीक्वेंस की या आरएनए के सीक्वेंस की या प्रोटीन के सीक्वेंस की कोई भी इसे इनपुट देते हैं तो ये पहले उसे अपनी जुबान में, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देन हमारा जो सारा प्रोसेस करके हमें जो डेटाबेस, जो बायोलॉजिकल डाटा रिक्वायर था, ठीक है, जो हमने स्टोर किया हुआ था, उसे रिट्राइव करने में इजीली हेल्प करता है। ठीक, तो ये काम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, ये होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब हम आ जाते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एम्स क्या है। अब फ्यूचर में हमें और इसमें एडवांसमेंट चाहिए, ठीक है, हमें डिफरेंट, फॉर एग्जांपल कोई डिजीज हो जाती है, ठीक है, और डिजीज किस वजह से होगी, किसी प्रोटीन जो है, प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर के माल फंक्शन की वजह से उसके स्ट्रक्चर में कुछ म्यूटेशन हो गई है। तो बेसिकली अगर प्रोटीन डिस्टर्ब हुई है तो इसका मतलब है कि वो प्रोटीन को बनाने वाली जो जीन थी ना वो डिस्टर्ब, यानी कि उस जीन के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन आ गई है।
अब उस म्यूटेशन को भी डिस्कस करने के लिए हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज कर रहे हो। तो हम बेसिकली इसको और एडवांस लेवल पर लेकर आने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स से बेसिकली ये एम्स में आता है कि हम इसको और कैसे एडवांस कर सकते हैं। तो ये चीज हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एम है वो है डाटा मैनेजमेंट का। डाटा मैनेजमेंट। अब डाटा मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी हमने बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दी हुई थी, एक तो इसने क्या किया, उसे स्टोर, ताकि फर्दर जब हमें इसकी जरूरत पड़े तो हम इसको इजीली रिट्राइव कर सकें, और एक ये स्टोर रहेगा, महफूज रहेगा। ठीक है। अब क्या है, डाटा मैनेजमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जितना भी डीएनए है, जो कि नाउन है इस वक्त, जितना डीएनए हमें पता है, साइंटिस्ट को पता है जितना, ठीक है। अब बहुत सारी अभी डिस्कवरीज बाकी हैं। बायोलॉजी इज अ वास्ट सब्जेक्ट। ठीक। अब जितना बायोलॉजिकल डाटा हमें पता है, हम कह रहे हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो जाया ना हो। ठीक। तो हम उसे क्या कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं बायो इंफॉर्मेटिक्स की हेल्प के साथ, कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स में। ठीक है। ताकि इजीली हम रिट्राइव कर सकें और इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फ्यूचर में कोई बीमारी हो जाती, कोई डिजीज जो है वो ब्रेकआउट हो जाती, तो उससे रिलेटेड हमने अगर वैक्सीन बनानी है, तो वैक्सीन कैसे बनेगी, हम कोई भी अगर ड्रग जो है वो बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में वो सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, फिर वो हमें बताता है कि ये जो ड्रग है किस जीन के, ठीक है, किस प्रोटीन के, या किस डिजीज के खराब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जीन है, वो उसमें म्यूटेशन आ गई है, किसी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो रप्चर हो गया, वो खराब हो गया, ठीक है, तो हमें ये बताएगा कि जहां पे डिजीज हुई है वहां पे क्या ये मेडिसिन जो हमने बनाई है वो वहां पे काम करेगी या नहीं करेगी, या हमें फर्दर इसमें और इम्प्रूवमेंट करनी है। तो बेसिकली इस तरह भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारे लिए हेल्पफुल हो रही है। ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एल्गोरिदम डेवलपमेंट। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जब उन्हें डिफिकल्टी फेस होना स्टार्ट हुई, उन्होंने देखा कि हमें मैनुअली तो इसको स्टोर कर नहीं सकते इतने ज्यादा डाटा को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू की। अब डिफरेंट सीक्वेंसेस, लाइक डीएनए का हो गया, प्रोटीन का हो गया, आरएनए का हो गया। अब एक तो ये हो गया कि जो पहले से हमारे पास लाइक ब्लास्ट है, फास्टा है, डिफरेंट जो है वो एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है, जिससे हम इजीली जो अपना डाटा है उसे रिट्राइव कर सकते हैं। तो एक नेक्स्ट एम ये भी बन सकता है कि और ज्यादा एल्गोरिदम में, सॉफ्टवेयर में एडवांसमेंट आए, ताकि हमें और इजीली जितना भी डाटा है वो एक्यूरेटली रिट्राइव कर सकें, स्टोर कर सकें, और उनकी इंफॉर्मेशन है वो जाया ना हो। सो एल्गोरिदम जो है लाइक, इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, डिफरेंट फार्मूलाज बनाए जाते हैं, जिससे हम ये चीज करते हैं कि हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें इजीली जो है वो सॉल्व किया जा सके। तो बेसिकली ये काम होता है एल्गोरिदम डेवलपमेंट का, ये फायदा होता है। ठीक है। एक था ये। अब दूसरा एम है साइंटिफिक डिस्कवरी। अब साइंटिफिक डिस्कवरी में क्या होता है कि हमने जितनी भी जो न्यू प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो डिजीज काजिंग म्यूटेशंस हैं उनको देखने के लिए बेसिकली हम इसमें वो चीज कर रहे होते हैं।
साइंटिफिक डिस्कवरी। साइंटिफिक डिस्कवरी में क्या होता है कि हम डिफरेंट जो टूल्स हैं उन्हें यूज करते हुए जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो म्यूटेशन आ गई है, कोई डिजीज हुई है, तो हम देखेंगे कि क्या किसी जीन के स्ट्रक्चर में कोई म्यूटेशन आई है, तो फिर हम उसको देखते हुए कोई न्यू मेडिसिन बना सकेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं, हमने इसके कर लिए, यहाँ पे इसके खत्म होते हैं एम्स, और भी हैं लेकिन हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स से डिफरेंट टास्क जो हैं वो परफॉर्म करवाते हैं इसकी हेल्प से। लाइक डिफरेंट मेजर टास्क आर इवॉल्व इन द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है। सीक्वेंस अलाइनमेंट की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा दो सीक्वेंस हैं, उनको कंपेयर करेंगे। लाइक उनमें हम देखेंगे कि मैच कितने हो रहे हैं, कितने मिसमैच हो रहे हैं, कितने गैप आ रहे हैं। अगर ज़्यादातर जो है वो यूनिट्स, लाइक अगर वो न्यूक्लियोटाइड के यूनिट्स हैं वो मैच हो रहे हैं, या इमाइनो एसिड्स के यूनिट हैं वो मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें सिमिलैरिटी है, उनके फंक्शन में सिमिलैरिटी है। वो जो दो सीक्वेंस हमने पुट किए थे उनके फंक्शन में सिमिलैरिटी है। अगर फंक्शन में सिमिलैरिटी है तो हो सकता है कि उनका कोई इंसेस्टर जो है वो कॉमन हो। ठीक है। फर्स्ट करें, हमारे पास हम डीएनए का सीक्वेंस ले लेते हैं। जी, ये जो मैंने बार लगाई है, बेसिकली ये जो स्पेस दी है, ये आ गए गैप, ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये गैप आ गए, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। फर्ज करें हम इधर एक वेरिएट कर लेते हैं, तो ये आपस में मिसमैच हो गए। कितने परसेंट हमारे पास सिमिलरिटी आई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक हमारे पास है मिसमैच और एक है गैप। ज्यादा सिमिलैरिटी है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि इनके जो इंसेस्टर है वो सेम है। अब गैप का मतलब है कि इसमें कुछ एवोल्यूशन आ गई है। ठीक है, एवोल्यूशन कह रही हूँ, सॉरी, कुछ वेरिएशन आ गई है, एडवांसमेंट आ गई है। ठीक है। सम टाइम क्या होता है, म्यूटेशन जो होती है ना वो एडवांसमेंट को लेके आ रही होती है। ठीक है, एक नई चीज को लेके आ रही होती है। इनका फंक्शन तो सेम होगा लेकिन सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। इसे कहते हैं बेसिकली सीक्वेंस अलाइनमेंट। यानी कि दो डीएनए का अगर ले लें सीक्वेंस, प्रोटीन का ले लें, आरएनए का ले लें, इनको आपस में अलाइन करना, फिर इनमें मैच देखना, मिस मैच देखना, सिमिलैरिटीज बेसिकली देखनी होती है। ठीक है, जितना वो दोनों सीक्वेंस सिमिलर होंगे उतना ज्यादा वो एक दूसरे से क्या है, होमोलॉजी शेयर करेंगे, शो करेंगे, और उतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज शो करेंगे। इट्स मीन कि ये हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उनका इंसेस्टर जो है वो कॉमन हो, एक ही हो इंसेस्टर दोनों का। तो ये चीजें हम फाइंड कर लेते हैं इस तरह से। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। अब हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स को यूज करते हुए हमने स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करना है। न्यूली जो हमारे पास प्रोटीन डिस्कवर हुई है, मैसेंजर आरएनए डिस्कवर हुआ है, तो
उनके न्यूक्लियोटाइड, उनके इम्यूनो एसिड्स की बेसिस पर हम बेसिकली किसी भी प्रोटीन के, किसी भी आरएनए के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लेते हैं, या यूं कह लें प्रेडिक्ट कर लेते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके डिफरेंट फार्मूलाज होंगे, ठीक है, जो साइंटिस्ट ने बनाए होंगे, उनकी हेल्प से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोटीन का, आरएनए का जो 3D स्ट्रक्चर है ना, उसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस प्रोटीन हमारे पास वर्क करे। हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका हमें नहीं पता, तो मैसेंजर आरएनए हमें मिला, उसका हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए उनके 3D स्ट्रक्चर को देख लेंगे, प्रेडिक्ट कर लेंगे कि आया इसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, वो इस तरह से बनेगा, तो उस तरह हम इनके स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। पहले प्रेडिक्ट करेंगे, देन हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह हमें हेल्प आउट करता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास पूरा डीएनए नहीं पाया जा रहा, यानी यूं कह लें कि डीएनए के फ्रैगमेंट हमारे पास मौजूद है, हम वो फ्रैगमेंट जो हैं वो इसको देंगे, डिफरेंट जो टूल्स हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज करें, ठीक है, उनको देंगे, तो वो क्या करेंगे, उन फ्रैगमेंट्स को जोड़ करना एक कंप्लीट सीक्वेंस हमें बना देंगे, एक कंप्लीट जीनोम बना देंगे, ठीक है। तो यूं कह लें कि हम इस तरह जीनोम मैपिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट जो हमारे पास जीनोम था, डीएनए के फ्रैगमेंट प्रेजेंट थे, हम उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं जीनोम असेंबली। इसे हम कह रहे होते हैं जीनोम असेंबली। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट वन आ जाता है वो है ड्रग्स। ड्रग्स की टेस्टिंग कह लें, प्रेडिक्शन कह लें। यानी कि हम देखेंगे कि कितनी, कौन सी जो मेडिसिन है वो किस प्रोटीन के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, और क्या वो असरअंदाज हो भी रही है कि नहीं, उस पर इफेक्ट कर भी रही है कि नहीं, वो जो हमें डिजीज हुई थी उससे हमें रिकवर कर भी रही है कि नहीं। तो इस तरह हम ड्रग्स की प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं कि कैसे ये हमें हेल्पफुल होते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे सीक्वेंस जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, उन्हें एक ही फैमिली में डाल देंगे, ग्रुप कर देंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हम उससे उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी कर सकते हैं, उनके सिमिलर फंक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं, इवन कि हम उनकी होमोलॉजी जो है उससे स्टडी कर सकते हैं, ठीक। तो ग्रुपिंग, कि हाउ इट इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। द नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है यानी कि डिफरेंट प्रोटीन्स के जो जितने भी फंक्शन हैं उनको देखते हुए कि कैसे ये किस प्रोटीन के ऊपर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं, उसके सीक्वेंस को देखते हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटीन है,
हमने उसका जो है फंक्शन पता करना है, उसका स्ट्रक्चर पता करना है। तो उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, हम वो जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उधर सर्च बार में हम डालेंगे अपना सीक्वेंस, ठीक है। फिर हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ना, ये जो आपने सीक्वेंस हमें दिया है, ये डेटाबेस में यहाँ से इस प्रोटीन के फंक्शन के साथ सिमिलर होगा। वो कैसे, वो वही सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे वो, ठीक है, मिसमैच मैच करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगी फंक्शनल एनोटेशन। इस तरह ये कह लें कि ये वाला टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। अब क्या है, फर्स्ट करें हमारे पास ना 2 सीक्वेंस है, ठीक है, एक सीक्वेंस जिसका हमें फर्स्ट कर लें एक ही सीक्वेंस। अब हमें नहीं पता कि वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीन का सीक्वेंस हमें नहीं पता उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है। तो हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट कैसे करेंगे, सर्च बार में जाएंगे, वो जो टूल फॉर एग्जांपल हम कोई भी फास्टा यूज कर रहे हैं, ब्लास्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके सर्च बार में जाएंगे, वहां पे अपना वो सीक्वेंस जो है प्रोटीन का वो पुट करेंगे, ठीक है, डालेंगे। जैसे ही हम वो डालेंगे तो वो दुनिया भर का जितना भी डाटाबेस है उसके साथ वो उस प्रोटीन के सीक्वेंस को कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा। वो जैसे ही कंपेयर करेगा हमारे पास एक एक्यूरेट सीक्वेंस और उससे रिलेटेड जो डिटेल है वो आ जाएगी। लाइक हमने प्रोटीन का सीक्वेंस डाला तो वो हमें बताएगा कि ये जो आपने सीक्वेंस डाला ये फलां प्रोटीन का है, इसका फलां फंक्शन है, इसका फलां स्ट्रक्चर है। तो इस तरह हम किसी भी सीक्वेंस को एनालाइज कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को इस तरह हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जो टूल्स हम यूज़ कर रहे थे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। हमने डिफरेंट टास्क जो हैं परफॉर्म किए, लाइक ड्रग्स की प्रेडिक्शन हो गया, ठीक है, और फिर डिफरेंट जो भी हमने टास्क जो हैं वो किए हैं। तो उनमें सबसे पहले उनको परफॉर्म करवाने के लिए जो टूल्स हम यूज़ कर रहे थे वो थे ये। अब डिफरेंट टूल्स जो हमने यूज़ किए हैं उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ऐसे टूल जो सीक्वेंस अलाइनमेंट करवा रहे थे उनमें, फिर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो 3D विजुअलाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो प्रोटीन की मॉडलिंग और उसके स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन में हेल्प आउट करते हैं। लाइक हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल की हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला है वो है ब्लास्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम एवोल्यूशनरी टू स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट सीक्वेंसेस। हमारे पास फर्ज करें 2 सीक्वेंस थे, उनको हमने अलाइन किया, ठीक है, ब्लास्ट को यूज करते हुए। ब्लास्ट फर्ज करें हमारे पास ये जो ब्लास्ट है ना, ये बेसिकली यूं कह लें कि ये बायो इन्फॉर्मेटिक का ना गूगल, ये इस तरह एक्ट कर रहा होता है, गूगल फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक, ठीक। जैसे हम कोई भी जो है चीज हमने फाइंड आउट करनी है, सर्च करनी होती है, कोई भी अपना रिक्वायर्ड टॉपिक, हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, उसकी सर्च बार में अपने टॉपिक का जो नेम है वो डालते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारे पास गूगल जो है वो एनालाइज करता है, प्रोसेसिंग करता है, देन हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड टॉपिक का डाटा आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो ब्लास्ट है ना काम कर रहा होता है। अब ब्लास्ट के ना सर्च बार पे जाके हम अपने प्रोटीन का जो सीक्वेंस है उसे डालते हैं, फिर क्लिक करते हैं, तो ब्लास्ट क्या करता है,
उस सीक्वेंस को डिफरेंट दुनिया भर के जितने भी डाटाबेस लॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर है उसके साथ मैच करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो मैच होता है तो वो हमें एक एक्यूरेट सी सीक्वेंस बता देता है कि भाई ये जो तुमने मुझे इनपुट दी थी प्रोटीन का सीक्वेंस था, इमाइनो एसिड का सीक्वेंस था जो कि हमें प्रोटीन के बारे में बताएगा। ठीक है, अगर वो हमारे पास क्यूरी आ रही है न्यूक्लियोटाइड की तो हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली डीएनए। अगर हमें न्यूक्लियोटाइड की क्यूरी देंगे अगेंस्ट द डीएनए डाटाबेस तो हमारे पास डीएनए से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो आ जाएगी। तो ये काम करता है बेसिकली ब्लास्ट। इसे हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, और सिमिलैरिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ब्लास्ट की ना डिफरेंट टाइप्स हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना था, किसी भी हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन है जिसका सीक्वेंस तो हमारे पास है लेकिन हमें ना तो उसके स्ट्रक्चर का पता है, ना फंक्शन का पता है, और ना ये पता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स किस किस के साथ है, उसके इंसेस्टर कौन से। तो हम वो सीक्वेंस जो है बेसिकली ब्लास्ट के सर्च बार में जाकर डालते हैं। अब हम चूंकि प्रोटीन का फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोटीन की क्यूरी ही देंगे तो प्रोटीन के ही जो डाटाबेस है ना उसके अगेंस्ट देंगे। ठीक, ये तो था ब्लास्ट बी। नेक्स्ट टाइप है ब्लास्ट एन। नाम से पता चल रहा है ब्लास्ट एन न्यूक्लियोटाइड। फर्ज करें कि हमारे पास, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे न्यूक्लियोटाइड की क्यूरी को न्यूक्लियोटाइड के डाटाबेस के सीक्वेंस के अगेंस्ट। फर्ज करें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, हमें नहीं पता कि वो किस ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस है, वो वायरस का सीक्वेंस है, वायरस के डीएनए का सीक्वेंस है, या बैक्टीरिया के डीएनए का सीक्वेंस है, या किसी जानदार अदर एनिमल के डीएनए का सीक्वेंस। हमने इस चीज का पता लगाने के लिए क्या करना है, ब्लास्ट के ना ब्लास्ट एन वाले में जाना है, उस पोर्शन में। ठीक है, वहां पे जाके हम इसके सर्च बार में अपना जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस था वो क्यूरी डालेंगे। ठीक है, अब वो क्यूरी डालेंगे तो ब्लास्ट क्या काम करेगा कि जितना भी डाटाबेस जो कि न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड हमने स्टोर किया हुआ था उससे एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा, उससे मैच करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही वो मैचिंग होगी तो हमारे पास जो सीक्वेंस था, जो इंफॉर्मेशन है उस सीक्वेंस से रिलेटेड वो आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे दो टाइप्स ब्लास्ट की डिस्कस की हैं जिससे हम प्रोटीन और जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था उसे देख सकते थे। ठीक, अब नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, इससे जितने भी हम अलाइनमेंट करते हैं सीक्वेंसेस की वो बहुत ही एक्यूरेट और वेल आती, प्रॉपर लेंथ के साथ। अब इसको डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था पियर्सन और दूसरा बंदा था लिपमैन। इन दोनों ने इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया था। वो कैसे, वो चीज हम देखते हैं। अब जितना भी हमने सीक्वेंस दिया था फर्स्ट अप, इसकी सर्च बार में हमने जो भी सीक्वेंस डाला था जितना भी लंबा था वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल हमने काफी लंबा, इतना लंबा हमने सीक्वेंस डाला था फास्टा के सर्च बार में। ठीक है, अब ये क्या करता है, इनको ना फ्रेगमेंट में डिवाइड कर लेता है। पहले इनको फ्रेगमेंट में तोड़ता है, तोड़ने के बाद ना इनको सर्च करना स्टार्ट कर देता है। ये जैसे ही इनको सर्च करता है फिर हमें एक अलाइन सा सीक्वेंस दे देता है, उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो दे देता है।
फास्टा। तो फास्टा इस तरह होमोलॉजी एंड सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी सीक्वेंस की, आइदर वो प्रोटीन का है, वो डीएनए का है, वो आरएनए का है, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये इस तरह हेल्प आउट होता है। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है क्लस्टल डब्ल्यू। ये जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, ये बेसिकली मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में यूज हो रहा हूँ। मल्टीपल सीक्वेंस, इसको हम एम एस ए भी कह रहे होते हैं। ठीक। अब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा हमारे पास डीएनए के सीक्वेंस हैं या प्रोटीन के सीक्वेंस हैं, उनको जब हमने देखना होता है, स्टडी करना होता है, तो तब हम क्लस्टर डब्ल्यू का यूज करते हैं। ये बेसिकली ये स्पेशली जो बनाया गया था ना, वो एवोल्यूशन इंसेस्टर्स, उनको देखने के लिए, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इंसेस्टरी रिलेशनशिप, उनको देखने के लिए बनाया गया था ये स्पेशली। इम्बॉस, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ओपन सॉफ्टवेयर। अब इम्बॉस में क्या होता है कि जैसे हमारे पास लाइक मैकेनिक्स होते हैं, उनके पास टूल किट होते हैं, उस टूल किट में डिफरेंट टूल्स होते हैं। हमने डिफरेंट लाइक कोई भी काम, डिफरेंट काम जो है परफॉर्म करने हो, वो डिफरेंट टूल के साथ डिफरेंट होंगे। लाइक पेज का है, उसके साथ हम स्क्रू जो है, स्क्रू, उसे टाइट भी कर सकते हैं, उसे लूज भी कर सकते हैं। ठीक। अब पेज का, क्लास, इन डिफरेंट जितने भी टूल्स हैं, हर टूल का अपना अपना काम है। सो इम्बॉस जो है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ओपन सॉफ्टवेयर सूट, इसी तरह हम इम्बॉस जो है, लाइक जैसे मैकेनिक्स ने अपनी टूल किट से डिफरेंट जो है फंक्शन परफॉर्म की, इसी तरह इम्बॉस भी हमें वही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये साइंटिस्ट की हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि 100+ जो है ना, 100+ पैकेजेस होते हैं, 100+ पैकेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट वेरियस फॉर्मेट्स के होते हैं। लाइक हम डिफरेंट, जो भी हमने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जो भी हमने सर्च करना है, वो इस पे इजीली कर सकते हैं। तो ये काम होता है इनबॉस का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड, सेकंड वाली कैटेगरी। ये तो था, हमने अभी तक किया सीक्वेंस अलाइनमेंट, कि डिफरेंट जो सीक्वेंस हैं वो हम इनपुट देते हैं सर्च टूल पे जाके। ठीक है। और हम अपना जो है इंफॉर्मेशन, जो डाटा हमें चाहिए होता है, वो रिट्राइव कर लेते हैं। अब हम सेकंड वन की तरफ आ जाते हैं, विजुअलाइजेशन, 3D विजुअलाइजेशन, रेस्मोल। इसी केस में क्या होता है कि हमारे पास रेस्मोल एक ऐसा मोस्ट पावरफुल टूल है। यूं कह लें कि 3D विजुअलाइजेशन करके दिखा था हमारे पास। लाइक हमने वो देखा होगा वीडियो गेम्स में, हम कोई भी अपना वो जो करेक्टर है उसे सिलेक्ट करते हैं, तो हम प्रॉपरली उसे पूरा 3 डायमेंशनली हम उसे घुमा कर देखते हैं, चारों तरफ से देखते हैं, हर तरफ से उसे देखते हैं नजर। तो फिर हम अपना वो जो है, वो करेक्टर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। बिल्कुल सेम रसमोल ने भी हमें वो भी वही 3D विजुअलाइजेशन करके दिखानी होती है।
अब ये हमें वही 3D विजुअलाइजेशन करके दिखाता है प्रोटीन के डीएनए के स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर देखना है। तो अब हमारे पास फर्ज करें, हमारे पास डीएनए का जो है वो मॉडल आया बैक्टीरिया के लिए। हम उसे 3D विजुअलाइजेशन से कैसे देखेंगे? हम सीधा रेस्मोल में जाएंगे। हमारे पास जो डीएनए था रिक्वायर्ड, जिसकी हमने 3D विजुअलाइजेशन करनी है, जिसका हमने स्ट्रक्चर देख, ठीक है, उसे एनालाइज करना। तो हम क्या करेंगे, रेस्मोल के सर्च बार पे जाएंगे, वहां पे जाकर अपना वो जो सीक्वेंस था डीएनए का, अगर हमने फाइंड आउट करना है तो डीएनए का कर लेंगे, अगर हमने प्रोटीन का करना है तो प्रोटीन का डालेंगे। ठीक है, हम कह रहे थे कि हम डीएनए के सीक्वेंस की बात कर रहे थे। हम डीएनए का वो जो सीक्वेंस है उसको पुट करेंगे रेस्मोल के सर्च बार में जाके। ठीक है, अब वहां पे हमने वो पुट किया तो हमारा जो कंप्यूटर, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये उसे एनालाइज करने के फौरन बाद हमें इसका 3D स्ट्रक्चर दे देगा। ठीक है, जैसे उसका 3D स्ट्रक्चर हमारे पास होगा, हम उसे फिर घुमाकर हर तरफ से देख सकेंगे, उसे एनालाइज कर सकेंगे। देन हम उसे यूटिलाइज कर सकेंगे डिफरेंट जो भी हमने परफॉर्म करवाना फंक्शन उसके लिए। तो ये था जसमोल। अब हमारे पास जो लास्ट वन आ जाता है वो है प्रोटीन की मॉडलिंग और प्रिडिक्शन। प्रोटीन की मॉडलिंग और प्रिडिक्शन में यूज हो रहा होता है प्रोस्पेक्ट। प्रो हो गया प्रोटीन से, फैक्ट हो गया ये है बेसिकली इसका पूरा। ये था हमारे पास एब्रीविएशन और ये इसका पूरा जो है नेम आ गया। अब ये क्या काम करता है कि जो हमारे पास डीएनए का, यहाँ पे हम प्रोटीन का बेसिकली कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर था उसकी प्रोडिक्शन करनी है। फर्ज करें कि हमें कोई डिजीज हुई है, किसी एनिमल को कोई डिजीज हुई, इसका मतलब उसका कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ होगा, कोई जीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ होगा। ठीक है, अब जीन से क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना वो जो प्रोटीन का सीक्वेंस है ना, जो उसका स्ट्रक्चर जिसका हमने फाइंड आउट करना, वो इसके डालेंगे। ये हमारे पास यूं कह लें एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा कंप्यूटेशनल प्रोग्राम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं प्रोटीन की थ्रेडिंग के लिए। लाइक प्रोटीन की थ्रेडिंग का मतलब ये है कि हमने प्रोटीन का जो मॉडल है उसका 3D स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये हम इसकी हेल्प से कर रहे होते हैं। तो ये काम होता है प्रोस्पेक्ट का, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोपिया। इसमें क्या होता है कि हम, हमारे पास जो भी प्रोटीन का जो पैटर्न था उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। यूं कह लें कि हमने प्रोटीन का जो मोटिव है उसको डिस्कवर करना है प्रोटीन के फैमिली में, तो तब हम कोपिया को है वो यूज करते हैं। अब ये मैंने कहा है कि हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के एनालिसिस को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर एनालाइज करने के लिए जो टूल यूज कर रहे होते हैं वो बेसिकली कोपिया होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोटीन का जो एनालिसिस का जो स्ट्रक्चर था, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर था उसके मोटिव को डिस्कवर किया जाता है उसी प्रोटीन की फैमिली में। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम ये होता है कि सच्चा मोटिव, ये जो मोटिव हमने अभी डिस्कवर किया, मोटिव, अब ये जो मोटिव है हमने अभी डिस्कवर किया, हमारे पास एक प्रोटीन फैमिली है, हमने एक न्यू प्रोटीन
डिस्कवर की, ठीक है, उसका मोटिव डिस्कवर किया। जब हमने उस पे डिस्कवरी स्टार्ट की तो हमने उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनल सिमिलैरिटीज देखी, उसकी होमोलॉजीज देखी। फिर हमने उससे मिलती जुलती रिलेटेड फैमिली में उसे डाल दिया। अब वहां पे डालना बुकिंग बेसिस पे हमने डाला, फंक्शनल सिमिलैरिटी, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की बेसिस पे, ऐसा ही है ना। तो एक फैमिली में मेंबरशिप बनाने के लिए ना बेसिकली कोपिया यूज किया जाता है, कोपिया का टूल, ठीक है। इससे हम जो है ना वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्वार्टरनरी, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, उनके स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम कोपिया जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये जो हमारा सारा टॉपिक था कि बायोइन्फॉर्मेटिक क्या है, इसके जो डिफरेंट हमने टास्क परफॉर्म करने थे, उसके लिए जो डिफरेंट हमने टूल्स यूज किए थे, वो क्या है, यहाँ पे ये सारा टॉपिक होता है कंप्लीट।